नमस्कार। जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए देखते हैं आज की खबरें। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सोमवार को घोषित कार्यक्रम के अनुसार मध्य प्रदेश में 17 नवंबर, राजस्थान में 23 नवंबर, छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर, तेलंगाना में 30 नवंबर और मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं। आयोग ने बताया कि मतगणना 3 दिसंबर को होगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में एक चरण में चुनाव होने वाले हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में चुनाव 2 चरणों में पूरे होंगे। सभी राज्यों में मौजूदा सरकारों का कार्यकाल दिसंबर 2023 से जनवरी 2024 के बीच खत्म हो रहा है। एमपी में 230 सीटों पर चुनाव होंगे, जबकि राजस्थान में 200, तेलंगाना में 119, छत्तीसगढ़ में 90 और मिजोरम में 40 सीटों पर चुनाव होंगे। एंड नाउ टू स्टार्ट विद फ्रॉम द मिजोरम, द डेट ऑफ पोल विल बी 7th November and date of counting would be 3rd, which is common of course for all these states, and elections in all these states would be completed by 5th of December. So date of poll is 7th November. Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in 2 phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. The nominations after Mizoram for the first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th, the 13th, and the last date would be 20th. Date of poll being 7th November, and for phase 2, 17th November. In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. So, first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh, and 1 phase in Madhya Pradesh. Thereafter, Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in 1 phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification would be 30th October, and date of counting for everyone being 3rd of December. Telangana would go last to the poll, and date of poll is 30th November, with the date of issue of Gazette notification being 3rd of November. And the entire election process would be complete by 5th of December. So this is what is the schedule. And again, I request all of you, through all of you, to all the voters to please come and exercise in the festival of democracy in a true sense. Thank you very much. आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आज राजधानी भोपाल के अंबेडकर पार्क में अजाक्स अंशकालीन सफाई कर्मचारी प्रकोष्ठ द्वारा 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रदर्शनकारियों की मांग है कि अंशकालीन से पूर्णकालीन किया जाए, वेतन बढ़ाया जाए, नियमित किया जाए, साप्ताहिक अवकाश मिले एवं 12 माह का वेतन दिया जाए और सामूहिक बीमा का लाभ दिया जाए। प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार वाल्मीकि, अध्यक्ष मनीष कुमार वाल्मीकि एवं बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए। अंशकालीन को मिटाना है, पूर्णकालिक लाना है। अंशकालीन को मिटाना है, पूर्णकालिक लाना है। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से। तहसील से कमलाबाई नाम है मेरा। किन मुद्दों को लेके आई हो आप? हम ये मजदूर लेके आए हैं कि हम मजदूरी करते हैं छात्रावाद में, तो हमको वेतन नहीं मिलता है ठीक से। कितना मिलता है? 2500। क्या हो रहा है? कब से कर रही हैं आप? हमें 25 साल हो गए मुझे करते करते। ना परमानेंट हुए ना नहीं, कुछ नहीं हुआ। क्या चाहती हैं आप सरकार से? चाहते हैं हमें कलेक्टर रेट तो करा जाए, करा तो जाए। मैं विजय कुमार वाल्मीकि, प्रदेश अध्यक्ष अंशकालीन सफाई प्रकोष्ठ। किन मांगों को लेकर यहाँ बैठे हुए? हम 5 सूत्री मांगों को लेकर बैठे हैं। पहली मांग है अंशकालीन सफाई कर्मचारियों को पूर्णकालीन का दर्जा दिया जाए, 12 माह का वेतन दिया जाए, साप्ताहिक अवकाश दिया जाए, सामूहिक बीमा का लाभ दिया जाए एवं 10 वर्ष सेवा कर चुके कर्मचारियों को नियमित सेवा काल में किया जाए, जैसे रसोईया है, चौकीदार, वाटरमैन आदि पदों पर नियमित किया जाए। हम मांगे अगर पूरी नहीं होती फिर क्या करेंगे आप? यदि हमारी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा नहीं करते हैं तो चुनाव के बाद हमारा ये धरना जारी रहेगा।
मेरा नाम मनीष कुमार वाल्मीकि है। मैं कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष हूँ, अंशकालीन कर्मचारी प्रकोष्ठ अजाक संघ। काफी समय से आप लंबित मांगों की वजह से परेशान है और सरकार नहीं सुन रही है। आज भी यहाँ अम्बेडकर पार्क में धरना बैठे हैं, तो क्या बात है, किन कारणों से बैठे हुए यहाँ पे आप? हमारी 5 सूत्रीय मांगे हैं जो आदिम जाति कल्याण विभाग एवं शिक्षा विभाग की छात्रावासों में लगभग 20 से 25 साल से सफाई का काम सफाई कर्मचारी कर रहे हैं, मगर जी सरकार उस कर्मचारियों के वेतन पे ध्यान नहीं दे रही। बात 2500 रुपये वेतन मिल रही है, जबकि इस देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी स्वच्छता अभियान चला रहे। और आप लोगों ने देखा होगा कि अभी 2 साल पहले कोरोना काल में इस भारत देश में महामारी फैली थी, उस समय इन सफाई कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए जब इस देश के नागरिक अपने अपने रिश्तेदारों, अपने सगे माँ बाप को छोड़कर भाग गए बीमारी के डर से, तब इस वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों ने उन व्यक्तियों को ठिकाने लगाया। तो माननीय मुख्यमंत्री को ध्यान देना चाहिए कि जब हर नागरिक अपने नाते रिश्तेदारों को छोड़ के भाग रहा था, जब इस देश के वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी उन मिट्टी को अपने कंधे पे अपने जैसे भी बन रहा था ले जाके शमशान घाट में ठिकाने लगा रहे थे। हमारी ये मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी जैसे स्वच्छता अभियान पे ध्यान देते हैं, ऐसे ही सफाई कर्मचारियों के वेतन पे ध्यान दें और हम लोगों को जो मजदूरी निर्धारित है शासन से, वो कम से कम कलेक्टर रेट की वेतन दी जाए। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भोपाल के हुजूर विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर आर.के. द्विवेदी को अपना प्रत्याशी बनाया है। डॉक्टर आर.के. द्विवेदी ने कहा कि जनता की मूलभूत समस्याओं को लेकर आम आदमी पार्टी पंजाब और दिल्ली की तरह मध्य प्रदेश में भी लोगों को सुविधा उपलब्ध कराएगी। डॉक्टर आर.के. द्विवेदी नेताजी सुभाष क्रांति मंच के जरिए हुजूर विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सेवा करते रहे हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर द्विवेदी की जिंदाबाद, जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। देखिए, मध्य प्रदेश में बहुत लंबे समय से कांग्रेस और बीजेपी के अलावा एक विकल्प की मांग जनता करती रही है और इस मांग की पूर्ति देश के आम आदमी पार्टी के कन्वीनर आदरणीय केजरीवाल जी ने मध्य प्रदेश के 2023 के विधानसभा चुनाव में अपने दल से प्रत्याशियों को उतार के घोषणा कर दी है। उन्हें बिगुल बजाया है कि अब मध्य प्रदेश में भी झाड़ू की सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। अब आज हमारा मतदाता इसलिए विवश नहीं होगा कि मैं इसको वोट दूं कि उसको वोट दूं, और मैं इसको वोट देता हूं तो इसकी सरकार बन जाती है, उसको वोट देता हूं तो उसकी सरकार बन जाती है। ये जो दुष्चक्र चल रहा था मध्य प्रदेश में, इसको तोड़ा है अभिमन्यु की तरह से आदरणीय केजरीवाल जी ने अपनी टीम को मध्य प्रदेश में उतार कर। तो जो मुख्य नारा है भ्रष्टाचार मुक्त की गारंटी आप लोग देंगे? हमारे केजरीवाल जी ने गारंटी दी है, उन्होंने गारंटी दी है कि मध्य प्रदेश के हर आम आदमी को 300 यूनिट बिजली माफ रहेगी। हर उस बेरोजगार को जिसको हम रोजगार नहीं दे पाएंगे उसे 3000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। आपके दिल्ली और पंजाब के मॉडल पर मध्य प्रदेश में अब शिक्षा क्रांति होगी। वही स्कूल जो सरकारी हैं, जहां आज की तारीख में कंडे थापे जा रहे हैं, जहां आज की तारीख में गाय भैंस वहां बैठ रही हैं, उन स्थानों पर अच्छे से अब बच्चे बैठेंगे। अच्छे उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, स्कूल और स्कूल में पढ़ाने वाले और स्कूलों में पढ़कर निकलने वाले बच्चों की आप मेरिट देखना, उनकी उत्कृष्टता देखना अगर मध्य प्रदेश चाहता है तो इस बार झाड़ू पर वोट लगा करके, झाड़ू का बटन दबा करके आम आदमी पार्टी को आने दें और उस पर एक बार विश्वास करें। ये हमारे केजरीवाल जी ने हम सबको निवेदन किया है। एक मौका केजरीवाल जी को। आपका प्रश्न बहुत अच्छा था कि हुजूर विधानसभा क्षेत्र के लिए आप क्या काम करेंगे।
मैं जानता हूं, मैं विगत वर्षों से, जैसा कि आपने बताया, विगत वर्षों से हुजूर विधानसभा में नेताजी सुभाष चंद्र क्रांति मंच के माध्यम से, रोग मुक्त आंदोलन के माध्यम से, विशेष करके हुजूर विधानसभा क्षेत्र में जो मैंने कार्य किया उसमें देखा है कि मेरे युवा बेरोजगार, क्योंकि मेरे यहाँ 12 वार्ड है और शेष मेरा ग्रामीण अंचल है, ग्रामीण युवाओं के पास रोजगार नहीं है, शहरी क्षेत्र में रोजगार नहीं है, इतनी अधिक महंगाई बढ़ी हुई है। इसका निकाल एक ही हो सकता है कि हम हुजूर विधानसभा के ग्रामीण अंचलों में एक से अधिक उद्योग लगाएं, बड़े उद्योग, छोटे उद्योग, मझोले उद्योग लगाएं। परिणाम ये होगा कि हमारे युवा उन उद्योगों में लगेंगे। आप देख रहे हैं सागर के कटरा में स्थित 100 साल पुराने स्कूल को तोड़कर हो रहा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण, जिसका विरोध कांग्रेस ने शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने इसे व्यावसायिक परिसर में बदलने की साजिश करने के आरोप लगाए हैं। ये पंडित मोतीलाल नेहरू स्कूल है। इस स्कूल यह हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। यहाँ पर जो पीछे वाला स्थान है वो डॉक्टर हरि सिंह और जो हमारे सागर के देवतुल्य हमारे पितृपुरुष हैं, वो यहाँ पे पढ़ा करते थे। हमारे मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल जी यहाँ पर पढ़े हैं, यहाँ विट्ठल भाई पटेल पढ़े हैं। और 1942 का जो बड़ा आंदोलन, आखिरी आंदोलन इस देश की आजादी के लिए हुआ था, करो या मरो अंग्रेजों भारत छोड़ो, इसी जगह से 10 अगस्त 1942 को वो आंदोलन उठाया गया था। इस शाला के तत्कालीन शिक्षक पंडित ज्वाला प्रसाद जोशी, रामनाथ पुरोहित, पद्मनाभ तेलंग जैसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने यहाँ से आंदोलन उठाया था और यहाँ के विद्यार्थी उस आंदोलन में शामिल हुए थे। यहीं से जुलूस निकलकर यहाँ 3 बत्ती हुआ करता था, 3 बत्ती के सामने चंद्र विजय लाश थी, यहाँ चंद्र विजय लाश उस जुलूस में जला दी थी। और आगे जाकर पटेरिया स्वीट के सामने पुराने मोटर स्टैंड पे बड़ी सभा हुई। ये ऐतिहासिक धरोहर है। यहाँ फर्नीचर हुआ था सामने, इसको नष्ट कर दिया। ये भाजपा की तत्कालीन नगर निगम ने इसको भी समाप्त कर दिया। और आज एक और धरोहर जो हमारे सागर की शान है, हम इसको मिटने नहीं देंगे। इसके लिए चाहे हम मिट जाएं। राजधानी भोपाल में नवनियुक्त मध्य प्रदेश परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पंडित विष्णु राजौरिया का स्वागत परशुराम सेवा संगठन के अध्यक्ष सुनील पांडे द्वारा किया गया एवं ब्राह्मण समाज की 17 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। बोर्ड के अध्यक्ष पंडित विष्णु राजौरिया ने कहा कि समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। ज्ञापन देने के लिए अनेक विप्रजन शामिल हुए। पंडित विष्णु राजौरिया जी को शासन ने परशुराम कल्याण बोर्ड का जो अध्यक्ष बनाया है, उसकी हृदय से पूरा परशुराम संगठन, प्रदेश का पूरा ब्राह्मण समाज हार्दिक हार्दिक बधाई देता है, शुभकामनाएं देता है। आज आपने संगठन के सभी पदाधिकारियों के साथ स्वागत किया है, उस 17 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन भी दिया है। हमारे संगठन का ही नहीं, पूरे ब्राह्मण समाज की निगाहें आज हमारे अग्रज के ऊपर टिकी हुई हैं। समाज, शासन ने जो समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण दायित्व हमारे बड़े विष्णु राजौरिया साहब को सौंपा है, उनकी तरफ बहुत आशान्वित है कि समाज की हर परेशानी और समस्याओं का निराकरण आपके माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश के ब्राह्मणों को इसका लाभ मिलेगा। परशुराम सेवा संगठन के सदस्यों द्वारा जो स्वागत किया है उसके प्रति मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। और मध्य प्रदेश शासन ने जो नई जिम्मेदारी हमको सौंपी है, समस्त ब्राह्मणों के प्रति जो सद्भाव है सरकार का, उसके अंतर्गत आती है। और मुख्यमंत्री की सदा सहायता से ब्राह्मणों के प्रति उनका जो भाव है वो प्रकट हुआ है। ब्राह्मणों के कल्याण के लिए इस संगठन की स्थापना की गई है। ब्राह्मण समाज के प्रत्येक जाति वर्ग से जुड़ा रहता है, उनके सुख दुख में काम आता है, उनके हर मांगलिक कार्य में और शोकाकुल होने वाले कार्यों में उनके साथ
कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है, उनके कार्यों को करता है। फिर भी कई स्थानों पर देखा जाता है कि ब्राह्मणों के प्रति दुराग्रह उत्पन्न हो जाता है। इस दुराग्रह को समाप्त करना परशुराम बोर्ड की मुख्य जिम्मेदारी है। आज आपको परशुराम सेवा संगठन द्वारा 17 सूत्री मांगों के लेकर ज्ञापन दिया गया है और ब्राह्मण समाज को आपसे काफी उम्मीद है कि आप इस पद पर बैठे हैं, ब्राह्मणों को किस तरीके आप सेवा करना चाहेंगे? जो भी ब्राह्मणों की मांगे हैं इस बोर्ड के माध्यम से शासन के पास जाएंगी और हम पूरा प्रयास करेंगे उन सभी मांगों का निराकरण। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे के इस्तीफे और चार्जशीट पर 1 हफ्ते में निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। इस्तीफा मंजूर नहीं होने पर निशा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दायर याचिका में उन्होंने कहा कि नियमानुसार 1 महीने में इस्तीफा मंजूर कर लिया जाना चाहिए, लेकिन शासन ने अब तक नहीं किया। निशा की ओर से पैरवी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट विवेक तनखा के जूनियर वकील ब्रायन डिसिल्वा ने की। तनखा ने कहा कि सरकार जानबूझकर मामले में लेट लतीफी कर रही है। चुनाव आचार संहिता जारी है, सरकार न्यूट्रल हो चुकी है। अब चीफ सेक्रेटरी का शासन है। चीफ सेक्रेटरी को क्या इंटरेस्ट है कि निशा का इस्तीफा मंजूर न हो? साफ है कि चीफ सेक्रेटरी शिवराज और बीजेपी की ओर से गेम खेल रहे हैं। इस दौरान डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने न्याय यात्रा निकाली, जिस दौरान उनसे बदसलूकी और धक्का मुक्की हुई और उनके कपड़े फट गए। डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन सरकार ने उसे अब तक मंजूर नहीं किया, जिसके चलते निशा ने बैतूल से भोपाल तक न्याय यात्रा निकाली थी। जैसे ही न्याय यात्रा भोपाल में सीएम आवास की ओर बढ़ी, वैसे ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान दोनों की जमकर झड़प हुई। पुलिस ने उन्हें यात्रा रोकने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं मानी, जिसके बाद पुलिस ने उनके साथियों को और निशा बांगरे को हिरासत में ले लिया। इस दौरान डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे के कपड़े भी फट गए और संविधान की फोटो तक फट गई। त्याग पत्र देने के बाद शिवराज मामा जी हैं, जो तथाकथित अपने आप को मामा जी कहते हैं, वो मेरे साथ नोटिस और पुलिस खेल रहे हैं। आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने इस्तीफा दिया वैसे ही उन्होंने नोटिस देना शुरू कर दिया कि कैसे मेरे इस्तीफे को रोका जाए, क्योंकि मैं सर्वधर्म विचारधारा के साथ चल रही थी और वो कट्टरपंथी विचारधारा के साथ चलना चाहते हैं। यहाँ तक नहीं रहा जब मैंने ये कह दिया कि अब मेरे पास जब कोई रोजगार नहीं है, आप मेरा त्याग पत्र मंजूर नहीं कर रहे हैं, तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। महिलाओं के अधिकार के लिए और वंचित वर्ग के अधिकार के लिए अब मैं लड़ाई लड़ूंगी। अब मैं राजनीति में आना चाहती हूँ। तो फिर उन्होंने रोकने का। जबलपुर में थाना हनुमानताल अंतर्गत ससुराल में वाद विवाद के चलते एक महिला आत्महत्या करने के लिए हनुमानताल जा पहुंची, जिसे संदेह की स्थिति में पूछने पर महिला ने जानकारी दी कि वह अपने ससुराल से परेशान है, जिसे हनुमानताल पुलिस द्वारा महिला के पति को बुलाकर समझाइश देकर पति के साथ घर वापस भेज दिया गया। मतलब तेरा बना कहीं तो आती है नहीं, नहीं आती कहीं। तो तुम बंद टीवी में देखोगे तो कहाँ से चेक होगा? आज तक बताइए क्या मामला था, क्या कारण था इनका? ये बापू नगर सिंधी कैंप की रहने वाली महिला है। ये अपने सास से घरेलू बातों, छोटी छोटी बातों को लेकर के इतना परेशान हो गई कि अपने बच्चों को, दो बच्चे हैं इसके, लेकर के हनुमानताल थाने आ गई आत्महत्या करने के लिए। उसी समय हमारे यहाँ के हवलदार प्रदीप रजक और नीरज राव, ये दोनों वहाँ घूमते हुए निकले, पेट्रोलिंग में थे, दोनों घूमते हुए निकले। इसको अकेली खड़ी देखे और संदेह के आधार पर इन्हें रोका तो रोने लगी, पूछने लगे तो रोने लगी। तो उन्होंने लाके थाने पेश किया। पूछताछ करने पर बताई कि हम आत्महत्या करने के लिए आए थे, यहाँ तक बच्चों को लेके आए थे, फिर बच्चों को वापस छोड़ दिए। इनकी काउंसलिंग कराई गई, नाइट ऑफिसर आरवी मिश्रा के जरिए काउंसलिंग कराई गई और पति को बुला करके इनको समझाइश दी गई कि घर जा करके खुशहाल जीवन जिएं और आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम ना उठाएं, ये हित में नहीं है। सर ये कहाँ की रहने वाली है? ये बापू नगर की रहने वाली है। सर अपना परिचय दीजिए। मैं एसआई बघेल, कनक सिंह बघेल, थाना हनुमानताल। जबलपुर में चुनावी चेकिंग के दौरान जीआरपी पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया, जिससे करीब 58,79,000 आईफोन जब्त करने की कार्रवाई की। दरअसल यह कार्रवाई जीआरपी पुलिस ने प्लेटफॉर्म नंबर 6 में चेकिंग के दौरान की, जहां आरोपी जबलपुर हजरत निजामुद्दीन संपर्क क्रांति से दिल्ली की ओर जा रहा था। जीआरपी थाना प्रभारी शशि धुर्वे के मुताबिक
चुनावी माहौल को देखते हुए प्लेटफॉर्म में सघन चेकिंग की जा रही है। इसी दौरान जबलपुर हजरत निजामुद्दीन संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से दिल्ली की ओर जा रहे विजयनगर निवासी आरोपी रवि मोहन को हिरासत में लिया गया, जिनके पास से 79 आईफोन जब्त करने की कार्रवाई की गई, जिसकी कीमत लगभग 58 लाख रुपए है। उनको ड्रेस वालों को बुला लेता हूँ, उनकी राजन के साथ आए हमको जबलपुर प्लेटफॉर्म से कुछ आईफोन पकड़े हैं आरोपी से, क्या है पूरा घटनाक्रम? अभी जैसे कि आज आचारसंहिता लग गई है और लगातार जीआरपी के द्वारा प्लेटफॉर्म पे चेकिंग की जा रही है, ट्रेनों की भी चेकिंग की जा रही है। कल भी ट्रेनों की चेकिंग की जा रही थी, उसी दौरान संपर्क क्रांति ट्रेन 6 नंबर प्लेटफॉर्म से एक व्यक्ति संदिग्ध रूप में थैला लिए हुए मिला, जिसे थैले की चेकिंग की गई, जिसके पास मोबाइल थे। जैसे हमने मौके पर दस्तावेज मांगे तो उसके पास में मोबाइल से संबंधित दस्तावेज नहीं होने पर हमने मोबाइल को जब्त किया। कौन है ये रवि मोहन करके हैं, जो विजयनगर के रहने वाले हैं, और 79 एप्पल कंपनी के मोबाइल हमने जब्त किए हैं, जिनकी कीमत लगभग 58,80,100 रुपये है। क्या लगता है मैडम जीएसटी चोरी कर रहे थे? हाँ, अभी तक तो यही लग रहा है कि जीएसटी चोरी करने के लिए उस मौके पे दस्तावेज नहीं थे, अभी दस्तावेज उन्होंने पेश नहीं किए हैं, और ये भी हो सकता है कि इनकम टैक्स बचाने के लिए या जीएसटी चोरी करने के लिए लेके जा रहे हैं। कहाँ ले करके जा रहे हैं? ये दिल्ली ले जाना बता रहे थे, जबलपुर से दिल्ली ले जाना बता रहे थे इसको। आरोपी गिरफ्तार, 350 पाव देशी एवं 60 लीटर कच्ची शराब तथा एक्सिस वाहन जब्त। जबलपुर थाना प्रभारी कोतवाली राजेश बंजारे ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि गोपाल आर्किड के पीछे गोपाल बाग में 2 लड़के भारी मात्रा में देशी शराब प्लास्टिक की कुप्पियों में रखे बेचने की फिराक में खड़े हैं। सूचना पर मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश दी गई, जहां मुखबिर के बताए हुलिये में 2 लड़के 4 कुप्पी रखे हुए दिखे, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया। दोनों ने नाम पता पूछने पर अपने नाम केशव कोरी, उम्र 26 वर्ष, निवासी उजारपुरवा, लाडगंज थाना, राज उर्फ अभिषेक केवट, उम्र 18 वर्ष, निवासी दुर्गा मंदिर के पास सर्वोदय नगर, लाडगंज बताए, जो चारों कुप्पियों में 60 लीटर कच्ची शराब रखी मिली, जिसे जब्त करते हुए आरोपियों के विरुद्ध धारा 32(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। जी सर, रात में जो कच्ची शराब पकड़ी गई थी, कहाँ की थी, क्या मामला था? ये भी अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई का अभियान चल रहा है, उसमें हमारे चौकी प्रभारी संजय को सूचना मिली थी कि गोपाल आर्किड के पीछे 2 लड़के हैं जो कच्ची महुआ की शराब लेकर कहीं जा रहे हैं। उस सूचना पर उसने 2 लड़के जिनका नाम केशव कौरी और अभिषेक केवट पता चला था, उनको पकड़ा है और उनके कब्जे से 30-30 लीटर की 2 कुप्पियाँ 60 लीटर अवैध शराब जब्त की है। 34(2) एक्ट तक कार्रवाई की। कहाँ के लोग क्या? ये रहने वाले, एक तो उजरापुर बाग है, जो केशव है उजरापुर बाग है, और अभिषेक है वो लाडगंज क्षेत्र का ही, वो भी सर्वोदय नगर उजरापुर बाग रहने वाला है, दोनों एक ही जगह। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने जनता से कहा कि आप सब जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार किसान हितैषी है। वहीं उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह ने आपको क्या दिया? महंगाई दी, भ्रष्टाचार दिया, बेरोजगारी दी, घर घर शराब दी, महिलाओं के साथ अन्याय किया और शिक्षा के क्षेत्र पर कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई। कांग्रेस की सरकार विश्व आदिवासी दिवस का उत्सव मनाएगी। यह सरकार किसान हितैषी सरकार है। इस दौरान कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के सत्ता में आने पर
हमने जो भी वादे जनता से किए हैं वे सब पूरे किए जाएंगे। आप सब जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार किसानों की हितैषी है। मैं यहां नहीं बोल रहा, पर मैं आपको एक आश्वासन दे सकता हूं कि आप निराश नहीं होंगे। प्रियंका जी, आप उस प्रदेश में आए हैं जो सबसे भ्रष्ट प्रदेश है देश में। सही बात है, भ्रष्टाचार। आप सब यहां बैठे हैं, आप भ्रष्टाचार के शिकार हैं या भ्रष्टाचार के गवाह हैं? क्या हाल है भ्रष्टाचार का? पैसे दो, काम लो। 50 एकड़ जमीन है, पैसे दो और गरीबी रेखा में नाम लिखा लो। सही बात है ये आज हालात भ्रष्टाचार के हैं। आज हमारा किसान, भटकता किसान, जो कभी खाद के लिए, कभी बीज के लिए, कभी सही मूल्य के लिए, प्रियंका जी आप उस प्रदेश में आए हैं। 17 नवंबर को चुनाव है। ये किसी केवल उम्मीदवार का चुनाव नहीं है, ये केवल किसी पार्टी का चुनाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश और मंडला के भविष्य का चुनाव है। और ये भविष्य सुरक्षित रखना, प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखना, मंडला का भविष्य, डिंडोरी का भविष्य सुरक्षित रखना आपके हाथ में है। याद रखिएगा, जो आप बटन 17 तारीख को दबाएंगे, आप किसी उम्मीदवार का केवल नहीं दबाएंगे। वो बटन जो आप दबाएंगे वो हमारे नौजवान, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य दबाएंगे। ये बात आपको समझनी है। बहुत सारे गुमराह करने आए हैं। मध्य प्रदेश के महाकौशल के आदिवासी बाहुल्य जिले मंडला में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कांग्रेस द्वारा पूर्व घोषित घोषणाओं को दोहराया। उन्होंने गारंटी दी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। 100 रुपए से 100 यूनिट बिजली मिलेगी। 200 यूनिट पर बिजली बिल हाफ होगा। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। इसके साथ ही कांग्रेस की सरकार बनने पर हर माह महिलाओं के खाते में 1500 रुपए आएंगे। किसानों को सिंचाई के लिए 5 घंटे पावर बिजली मुफ्त मिलेगी। इसके साथ ही बच्चों की शिक्षा पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक निःशुल्क कराई जाएगी और इस योजना का नाम होगा पढ़ो और पढ़ाओ। इसके बाद प्रियंका गांधी ने जातिगत जनगणना के मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती। कांग्रेस की सरकार बनने पर जातिगत जनगणना कराई जाएगी। प्रियंका गांधी ने भरोसा दिलाया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर ओबीसी आरक्षण 27% किया जाएगा। इसके साथ ही 6ठी अनुसूची भी लागू करेंगे। SC व ST के सारे खाली पदों को भरा जाएगा। PM आवास योजना में जो शहर और देहात में आपको अलग अलग धनराशि मिलती है, तो शहर में आपको अगर घर बनाना हो या कुछ बनाना हो वहां अलग धनराशि, गांव में आपको कम मिलती है। लेकिन सीमेंट, सरिया, बालू का दाम तो गांव में भी उतना होता है, बल्कि गांव में जब आपको ढुलाई करवानी पड़ती है तो आपको दूर जाना पड़ता है। तो एक तरह से आपको और भी दिक्कत होती है। तो हमने तय किया है कि जो PM आवास योजना में जितना शहर में मिलता है उतना ही आपको गांव में धनराशि मिलेगी। पिछले चुनाव में आपने अपना जनादेश दिया। ये जनादेश क्या था? आपने कांग्रेस की सरकार चुनी। इसको धन आदेश के दम पर बदला गया। रिश्वत दी, हमारे विधायकों को खरीद लिया, कुछ लोग छोड़ के चले गए और एक नई सरकार बनी, भाजपा की सरकार बनी। अब आपने 3.5 सालों में इनकी नीयत देख ली है। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।